आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्टिकल 21A में स्वागत है। मैं हूं अविनाश और मैं आपके लिए लेके आया हूं आज का करंट अफेयर। डेट है 31 अगस्त 2025 रविवार। सब्सक्राइब कर लेना है मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किसके बुलेटिन में उल्लेख किया गया है कि बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसल की खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सकता है। तो एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें ये बात किया गया है कि बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसल जो है इनकी खेती करने से क्या होगा, कृषि क्षेत्र का विविधीकरण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो अभी आरबीआई का ये रिपोर्ट आया है, आरबीआई का बुलेटिन आया है। किसका आया है? आरबीआई का बुलेटिन आया है। ठीक है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि बागवानी जो है उसका मतलब क्या है ना। बागवानी तो बागवानी मतलब जैसे कि उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देना होता है। उच्च मूल्य वाली, तो इसमें क्या क्या है आपको, जैसे कि फल हो गया है ना। बागवानी के अंदर किस किस की चीज़ की खेती की जाती है? फलों की, उसके बाद सब्जी हो गया आपका, उसके बाद सजावटी पौधे हो गए, फूल हो गए, फूल, सजावटी पौधे, ये सब बागवानी के अंतर्गत जो है सो आ जाते हैं। उसके बाद इसका उत्पादन हो गया, प्रसंस्करण हो गया, विपणन शामिल है। यह एक व्यापक और विविध कृषि क्षेत्रक है बागवानी या हार्टिकल्चर। ठीक है, चलिए भारत विश्व में फल और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत जो है अपना, इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकेंड फल और सब्जियों का उत्पादक है। ओके, और फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? सेकेंड में ये है इंडिया, तो फर्स्ट नंबर पे चीन आता है। चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक है ये फल और सब्जियों का। ठीक है, बागवानी कृषि विविधीकरण के प्रमुख रुझान क्या है? कृषि क्षेत्र में आप देखोगे समृद्धि का मुख्य चालक जो है सो बागवानी है। बागवानी क्षेत्र जो है कृषि सकल मूल्य वर्धन GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड का 33% योगदान देता है। तो बागवानी कितना प्रतिशत योगदान देता है? लगभग 33% जो है टोटल कृषि में जो GVA होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, कृषि सकल मूल्य वर्धन होता है, उसका भाग 33% भाग जो है बागवानी का है। ओके, बदलती आहार प्राथमिकताएं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य व्यय में फलों का हिस्सा बढ़ रहा है। ठीक है, फल खाना लोग अभी ज़्यादा इच्छुक है। इसके लिए कई सारे जो है पहलें सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौन कौन सी पहल है? ऐसी कौन कौन सी पहलें हैं जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो देखते हैं। जैसे कि आपका हो गया एकीकृत बागवानी विकास मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन। ठीक है, उसके बाद ये कब स्टार्ट किया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था। क्लस्टर विकास कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम। उसके बाद आपका चमन जो है क्या है? CHAMAN, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स। चमन जो है अपना परियोजना है, मिशन है, ये भी इसी बागवानी के लिए शुरू की गई थी। उसके बाद क्लीन प्लांट प्रोग्राम भी है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम। ओके, चलिए
ठीक है। भविष्य के लिए नीतिगत सिफारिशें क्या है, भविष्य में क्या क्या होना चाहिए, बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ना चाहिए इन सबको, है ना। बागवानी वाले क्षेत्र में जो किसान खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उनको बेहतर तरीके से बाजार से जोड़ना जरूरी है। मिश्रित फल को बढ़ावा देना है, इंटरक्रॉपिंग को बढ़ावा देना है, ओके। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना है, कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का विकास करना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न था हमारा क्या था कि हाल ही में किसके बुलेटिन में उल्लेख किया गया है कि बागवानी जैसी उच्च मूल्य वाली फसल की खेती को बढ़ावा देने के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विविधीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर सकता है। यह रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जापान में हुआ है, जापान के टोक्यो में हुआ है। कहाँ हुआ है? टोक्यो, जापान। 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इसे टोक्यो, जापान में किया गया। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जो है, भारत के प्रधानमंत्री जो है, जापान की यात्रा पर गए हैं। वहीं पे ये 15वां वार्षिक शिखर सम्मेलन और SCO, है ना, उसका भी वो करना है। ओके तो ये जो है द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है हमारा एक रोड मैप यहाँ पे रेडी किया गया है। एक दशक में 10 ट्रिलियन येन का निवेश का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पे, ठीक है। भारत में ये जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें क्या डिसीजन, भारत में 10 साल में, 10 वर्ष में या फिर एक दशक में, 10 वर्ष में जापान कितना निवेश करेगा? तो 10 ट्रिलियन येन, ओके, 10 ट्रिलियन येन, ओके, इतना निवेश करने का बात कर रहा है। और भी कई सारे परिणाम हैं शिखर सम्मेलन के, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगले दशक के लिए भारत जापान संयुक्त विजन, एक यहाँ पे 10 वर्षीय रणनीतिक फ्रेमवर्क लाया गया है, ठीक है। क्या है? 10 वर्षीय रणनीतिक फ्रेमवर्क, ठीक है, ये लाया गया है। उसके बाद आपका सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र, है ना, सुरक्षा सहयोग, उसके बाद देखोगे तो ये भारत जापान मानव संसाधन विनिमय के लिए कार्य योजना, इसके तहत 5 वर्षों में 5 लाख लोग जो है शामिल होंगे। दो तरफा आवागमन को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र पर सहयोग होगा। भारत जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 स्टार्ट होगा, है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए भारत जापान संबंधों का महत्व भी थोड़ा जानना जरूरी है ना। भारत जापान संबंध तो विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य और राजनीतिक हस्तक्षेप दोनों देशों के लिए साझा चिंता का विषय है, ठीक है। संबंध का महत्व क्या है ये देखते हैं। ओके, रक्षा संबंध में दोनों देशों के मध्य एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, ये है मतलब एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच, ठीक है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री, जीमैक्स जैसे सैन्य युद्धाभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन सा? धर्म गार्जियन हो गया आपका, धर्म गार्जियन, जीमैक्स, उसके बाद सिन्यू मैत्री, ये सब आयोजित किया जाता है, ठीक है। सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया। प्रगतिशील बहुपक्षवाद, दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में
यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का समर्थन करते हैं। उसके बाद क्वाड हो गया, है ना, क्वाड, G20 हो गया अपना G20, उसके बाद G4 हो गया, है ना, जैसे कई वैश्विक समूहों का हिस्सा है। औद्योगिक विकास पे भी दोनों आपस में बल दे रहे हैं। इसमें भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक साझेदारी और भारत जापान लघु एवं मध्यम उद्यम फोरम भी शामिल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डाक विभाग ने किसके साथ मिलकर डीजी पिन लागू करने के लिए साझेदारी की है? तो मैप माई इंडिया, मेपल्स जो है मैप माई इंडिया के साथ डाक विभाग ने साझेदारी की है और ये डीजी पिन लागू करने वाले हैं। ठीक है, किस राज्य, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? तो केरल को मिला है। PATA गोल्ड अवार्ड 2025 किसको मिला है? तो केरल को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में कहां भाग लेने के लिए रवाना हुई है? भारतीय महिला हॉकी टीम जो है एशिया कप 2025 में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। कहां हुई है? तो चीन के हांगजू में। ठीक है, चीन के हांगजू में रवाना हुई है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में किसके द्वारा सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर्स नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसने अभी सिक्योरिंग राइट्स इनेबलिंग फ्यूचर नामक रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, तो हमें जानना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है ना? तो यह रिपोर्ट जो है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा, ठीक है, में 2 दशकों से अधिक समय से वनाधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। साथ ही इसमें नवाचारों, चुनौतियों और लगातार बनी खामियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर पिछले 2 दशक में कितना वनाधिकार अधिनियम लागू हुआ है इसकी समीक्षा होगी। ओके, ठीक है, तो वन अधिकार अधिनियम क्या है भाई? वन अधिकार अधिनियम तो 2006 में आया था हमारा वन अधिकार अधिनियम। इसे 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम शीर्षक से अधिनियमित किया गया था और लोकप्रिय रूप से इसे वन अधिकार अधिनियम कह देते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? क्यों ये अधिनियम 2006 में पारित किया गया? इसलिए कि वनों में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त करना, उनकी आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, खाद्य सुरक्षा, आजीविका, तो वन में जो लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है ना? किस तरह की सिक्योरिटी? सोशल सिक्योरिटी है ना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ना, तो फूड सिक्योरिटी, इन सब की बात की जा रही है। इसके लिए वन अधिकार अधिनियम जो है लाया गया था। तो इसके कार्यान्वयन में कई सारी चुनौतियां भी थी। क्या क्या है? उच्च अस्वीकृति दर, इसे दस्तावेजीकरण में कमी है ना, तो अस्वीकृति ही हुई ना। उसके बाद आपका जो है अधिकारों का अभिलेखीकरण,
भूमि अभिलेखों की खराब गुणवत्ता और अस्पष्ट अधिकार मान्यता प्रक्रियाएं, ठीक है, मान्यता के बाद की समस्याएं भी है, संस्थागत क्षमता की कमी है, अन्य कई सारे मुद्दे भी हैं, ठीक है। और तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, इतना ही रहने देते हैं इसमें। अगला प्रश्न है कि संसद और राज्य विधानमंडल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों कल्याण समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने टिप्पणी की कि संसदीय समितियां संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है ना। तो संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है, क्या है, संसदीय समितियां। ये जो है हमारे जो स्पीकर साहब हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, लोकसभा अध्यक्ष, इन्होंने कहा है, अभी जो सम्मेलन हुई है, किनका सम्मेलन था ये, तो SC ST कल्याण समितियां जो है उनके अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन है, ठीक है। तो उसमें इन्होंने कहा है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि संसदीय समितियां संसदीय लोकतंत्र की रीढ़ है, ठीक है। तो संसदीय समितियों की भूमिका क्या है, हाँ, संसदीय समिति पार्लियामेंट्री कमिटी जो होती है, इनकी क्या भूमिका है, इनका काम है पक्षपात रहित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और आम सहमति बना के रखना, है ना। अलग अलग क्षेत्रकों के विशेषज्ञों का लाभ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समिति जो है वो सरोगेसी विधेयक 2016 का अध्ययन किया, उसके बाद सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी वहाँ यहाँ पे होता है ना। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो भी सुनिश्चित करती है संसदीय समितियाँ। विकास के मुद्दों पर भी ध्यान देती है, ओके, विकास के मुद्दों पर ध्यान देती है। उसके बाद ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है, ओके। तो ये सब काम जो है संसदीय समितियों का होता है, ओके। कई सारी चुनौतियां भी हैं, है ना। चुनौतियां क्या क्या हो सकती है, तो देखोगे तो विधेयकों को समितियों के पास भेजना अनिवार्य नहीं है, ऐसा भी तो है। उदाहरण के लिए 15वीं लोकसभा में 71%, 16वीं लोकसभा में मात्र 28% और 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयक ही संसदीय समिति के विचार के लिए भेजे गए हैं, है ना। तो अभी जैसे कि अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं लोकसभा के कि लोकतंत्र की रीढ़ है, तो ये तो दिखना चाहिए ना भाई, आप संसदीय समिति को रिव्यू करने के लिए कितना भेज रहे हो, है ना। तो 15वीं लोकसभा में 71% है, 16वीं लोकसभा में 28% है, 17वीं लोकसभा में मात्र 16% विधेयक संसदीय समिति को विचार के लिए भेजे गए हैं, ठीक है। अल्प भागीदारी है, समिति में की बैठकों में सांसदों की उपस्थिति लगभग 50% होती है, जो संसद सत्रों की 84% उपस्थिति से भी कम है ना। ये सब बातें हैं। सुधार के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, क्या क्या सुधार करना है, तो विधेयकों को भेजना अनिवार्य करना है। अगर आपने पास किया है कोई या फिर कोई ड्राफ्ट है, विधेयकों को पारित होने से पहले समितियों के पास विचार करने के लिए भेजना अनिवार्य किया जा सकता है। ऐसा यूनाइटेड किंगडम में किया जा चुका है कि संसदीय समिति के पास जाना ही चाहिए कोई भी विधेयक पास होने से पहले। पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए, है ना। पारदर्शिता बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे, समिति की कुछ सिफारिशों को अस्वीकार करने के कारण स्पष्ट किए जाने चाहिए, है ना। समिति का जो सिफारिश है भाई, वो क्यों अस्वीकार किया, लोकसभा या राज्यसभा ने क्यों अस्वीकार किया, तो ये बात भी बताना पड़ेगा। शोध आधारित सहयोग प्रदान करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। तो ये था, हमने पढ़ा संसदीय समितियों के बारे में, ओके। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, तो अब जो है 34 हो गई है ना। न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है बढ़ करके, तो 34 हो गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का सिलेक्शन कैसे किया जाता है आपको तो मालूम होगा ये, है ना। तो कॉलेजियम प्रणाली जो है हमारा, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रणाली को शीर्ष न्यायालय ने
अपने फैसले को एक श्रृंखला के माध्यम से स्थापित किया है। कॉलेजियम सिस्टम या प्रणाली, ये कॉलेजियम प्रणाली क्या है ना, कैसे बना है देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नियुक्ति कैसे होता है, या वही चीज़ कॉलेजियम ही नियुक्त करता है, कैसे करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाली एक प्रणाली है ये कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 एंड 217, सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 और हाई कोर्ट के लिए 217, ठीक है। तो के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो है इन्हें नियुक्त करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे वो हाई कोर्ट के हो। अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत करते हैं, अगर हाई कोर्ट के हैं तो 217 के अंतर्गत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जो है, सुप्रीम कोर्ट के में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन होते हैं, अपना सीजेआई होते हैं, सीजेआई जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। उसके अलावा 4 अन्य सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्लस 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 लोग का कॉलेजियम होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, चुनने के लिए, है ना। तो हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे नियुक्ति कैसे की जाती है। यहाँ पे नियुक्ति के लिए जो है हाई कोर्ट कॉलेजियम बनाई जाती है, और यहाँ अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष जो है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, सीजे जो होते हैं, चीफ जस्टिस जो होते हैं इसी हाई कोर्ट के, जिसमें नियुक्ति करना है तो सीजे और प्लस जो है 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। +2 कर दो, सीजे +2, 2 अन्य लोग वरिष्ठतम। यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को अपनी सिफारिशें भेजती है। अब जो है यहाँ से सिफारिश कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के पास जाएगा। उसके बाद अंतिम निर्णय सीजेआई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश ये लोग निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ, तो 1980 के आसपास में क्या हुआ था, उससे पहले की बात करते हैं, 1980 से पहले की बात करते हैं। तो न्यायिक नियुक्तियां मुख्य रूप से कार्यपालिका के नियंत्रण में थी, और राष्ट्रपति जो है सीजेआई के परामर्श से न्यायाधीश की नियुक्ति कर देते थे, ठीक है। बाद में ये आया कि परामर्श का अर्थ क्या है, क्या सहमति है या नहीं है। अगर सीजेआई राष्ट्रपति जी को कहते हैं कि इन्हें बनना चाहिए, तो ये मान सकते हैं राष्ट्रपति जी, या मानना ही पड़ेगा, बात यहाँ पे है ना। तो इसका यह अर्थ हुआ कि हालांकि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, लेकिन उनका निर्णय न्यायाधीशों के साथ सहमति के रूप में बाध्य नहीं होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को किस विदेशी वृक्ष प्रजाति पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। तो एक पैनल नियुक्त किया गया है एक सरकार द्वारा, जिसने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि यह सिफारिश की है सुप्रीम कोर्ट से कि इस वृक्ष पर जो है क्या होना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो उस पेड़ का नाम है कोनोकॉर्पस पेड़। क्या नाम है, कोनोकॉर्पस, कोनोकार्पस, ठीक है। अब ये कोनोकार्पस क्या है, पेड़, तो ये एक विदेशी वृक्ष की प्रजाति है। इस पर प्रतिबंध लगाने की बात
की गई है, ठीक है, विदेशी वृक्ष प्रजाति। ओके, तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने एक भगोड़े अपराधी के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध में यूएनटीओसी और यूएनसीएसी का हवाला दिया है। इस संधि और कन्वेंशन को कब लागू किया गया? यूएनटीओसी जो है एक संधि है और ये यूएनसीएसी एक कन्वेंशन है, ठीक है। तो इसको कब लागू किया गया? तो इसे जो है 2000 में अपनाया गया था, ठीक है, 2000 में इसे अपनाया गया था। इसे भी 2000 में अपनाया गया था और पूर्ण रूप से लागू जो हुआ था, कब हुआ था? 2003 में लागू किया गया था, 2003 में लागू किया गया था। अब यूएनटीओसी है क्या, है ना? यह संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध से निपटने के लिए बनाई गई है। किससे निपटना है भाई? तो संगठित अपराध। संगठित अपराध का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन जो अपराध करती है ना। इसके 3 पूरक प्रोटोकॉल है जो मानव तस्करी, अवैध प्रवासी तस्करी और हथियारों के अवैध निर्माण व तस्करी से संबंधित है, ठीक है। इसे पोलेर्मो कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यूएनटीओसी को किस नाम से जाना जाता है? पोलेर्मो कन्वेंशन, है ना। यह दुनिया की ऐसी एकमात्र बाध्यकारी कानूनी संधि है जिसके जरिए देश संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने और सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना कि ये जो है यूएनसीएसी के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेना चाहिए ना। यूएनसीएसी जो है अपना संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन, यह दुनिया का कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र सार्वभौमिक भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन है। क्या है? भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन, ठीक है। इसे 2002 में अपनाया गया था और 2003 में लागू कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार के कई रूपों जैसे रिश्वतखोरी, गबन आदि से निपटने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि भारतीय सेना ने रंजीत सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद बाढ़ग्रस्त माधोपुर हेडवर्क्स से फंसे हुए सीआरपीएफ कर्मियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला। यह बांध किस नदी पर है? तो यह बांध जो है आपका रावी नदी के ऊपर है। रावी नदी, क्या है? रावी नदी। अभी अभी क्या हुआ कि वहाँ पे बाढ़ के कारण जो है माधोपुर हेडवर्क्स में कई लोग फंस गए थे, तो भारतीय सेना ने उन्हें निकाला है। सीआरपीएफ के कर्मी लोग थे और नागरिक लोग थे। तो ये कहाँ पे है रंजीत सागर बांध? तो रावी नदी पर है, पठानकोट के पास में है, ठीक है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर की सीमा पर, पंजाब, जम्मू और कश्मीर की जो सीमा है वहाँ पे पठानकोट के पास अवस्थित है ये रंजीत सागर बांध, ठीक है। चलिए, पंजाब और पड़ोसी राज्यों को सिंचाई सुविधा और जल विद्युत प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो समझ में ना, रंजीत सागर बांध के बारे में हमने देखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी IONS में इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा आयोजित कहाँ की गई है ना। हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी का जो इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा आयोजित की गई है, कहाँ की गई है? तो ये की गई है कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में की गई है, ठीक है। यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसे भारतीय नौसेना ने 2008 में शुरू किया था। ये इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल परिचर्चा कब शुरू किया गया था? 2008 में। क्यों किया गया था? इसका उद्देश्य क्या है? तो हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्रों में जो देश हैं, है ना, उनके नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है ना। भारतीय नौसेना के द्वारा भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। और सदस्यता के लिए पात्रता क्या है? कि ऐसा राष्ट्र जिसकी अस्थायी भूमि सीमा जो है हिंद महासागर को स्पर्श करती हो, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अभी सदस्यों की संख्या कितनी है? IONS हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी जो है अपना, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? सदस्यों की संख्या 25 है,
25 सदस्य और 9 जो है पर्यवेक्षक है, 9 पर्यवेक्षक है, ठीक है, 9 पर्यवेक्षक है। ओके, इसका पहला संस्करण जो है नई दिल्ली में हुई थी 2008 में। ओके, फर्स्ट, चलिए ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है हर एक 2 साल में नए नए देश को सौंपी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि थाईलैंड ने म्यांमार की लंबे समय से रह रहे शरणार्थी समुदायों को कार्य करने का अधिकार प्रदान किया है। वे समुदाय कौन सी है? तो 2 समुदाय है, करेन्नी और करेन निर्जाति समुदाय, ठीक है, करेन्नी और करेन, ठीक है। ये दोनों जो समुदाय है ये म्यांमार का समुदाय है, ठीक है, म्यांमार का है और थाईलैंड में शरणार्थी बन के रह रहे थे। तो इन लोगों को अब थाईलैंड ने कार्य करने का अधिकार जो है वहाँ पे दे दिया है। करेन जो है दक्षिण पूर्व एशिया का एक बड़ा और बिखरा व निर्जातीय समूह है। इनकी उत्पत्ति गोबी मरुस्थल, मंगोलिया या तिब्बत से मानी जाती है, ठीक है। और करेन्नी जो है आपका, करेन्नी म्यांमार का है। ये म्यांमार का एक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसे रेड करेन या कयाह भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का 6वां संस्करण जारी किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? ये जो है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI को जो है किसके द्वारा, इसका 6वां संस्करण हुआ है, अभी जारी किया गया है, ठीक है। तो ये क्या बताता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है राज्य कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका कंपैरिजन यहाँ पे है ना। तो इसका विकासकर्ता जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, और साथ ही साथ और कौन है, अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, एक है अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है, अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना या जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित कपूर को TCS की जो AI इकाई है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओके, हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। ओके, किस संस्था ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है? तो कौन सा है? प्रवर्तन निदेशालय जो है अपना, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। इसने अभी क्या किया है कि इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है। इंटरपोल जो है कई सारे लगभग 9 नोटिस जो है जारी 8 है ना, 8 नोटिस जारी करते, जैसे कि रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, उसके बाद ऑरेंज, है ना, सिल्वर, हाँ, तो ये सब नोटिस जारी करती है। नोटिस करने का क्या उद्देश्य है? यह विशेष रूप से अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्य करने के तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। ओके, जो अपराधी है, ठीक है, या फिर कोई संगठन है, वो किस तरह से अपने काम को अंजाम देती है, उन सब तरीकों को, है ना, जो है जारी किया जाता है, जानकारी प्रदान किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है अपना, प्रधानमंत्री ने NDMA में 2 नए सदस्यों की नियुक्ति की और 3 मौजूदा सदस्यों
को 3 साल के लिए पुनर्नियुक्त किया। इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपका एनडीएमए का गठन जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो है आपका ये प्रधानमंत्री एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन इसी एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री खुद करते हैं। अध्यक्ष एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, अधिकार क्षेत्र आपदा प्रबंधन के नीतियाँ और योजनाएं बनाना या दिशा निर्देश जारी करना, ये सब काम जो है एनडीएमए का होता है। ठीक है, एनडीएमए का काम क्या होता है? एनडीएमए का काम होता है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाना, पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, नीति बनाएगा, उसके बाद योजनाएं बनाएगा, कैसे काम करना है। ओके, योजनाएं बनाना है, उसके बाद दिशा निर्देश जारी करना है, भूकंप में कैसे बचना है ना, दिशा निर्देश जारी करना है। ये जो है एनडीएमए इसका हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके, प्रधानमंत्री होते हैं, एनडीएमए का अध्यक्ष होते हैं। ओके, और ये सर्वोच्च संस्था है आपदा प्रबंधन के लिए। ओके, विजन एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति के माध्यम से सुरक्षित और आपदारोधी भारत का निर्माण करना जो है इसका विजन है। ओके, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की वास्तविक जीडीपी Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 7.8% जो है आपका जीडीपी क्वार्टर 1 में फाइनेंशियल 2026 में 7.8% बढ़ी है। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? नोएडा में शुरू किया गया है टेम्पर्ड ग्लास प्लांट को। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न नहीं है, ख़त्म है, द एंड। तो हम क्या करते हैं, आपके लिए जितने भी उचित प्रश्न बन सकते हैं 1-2 दिन के, वो सब आपके लिए लेके आते हैं। ठीक है, कई जगह मैं देखता हूँ क्या है 4-5-6 टॉपिक्स बताए हो गया, या फिर कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, हो सकता है अगले दिन कवर करते हों, लेकिन हम हर रोज़ लगभग 15 से 20 या 20-22 इससे ऊपर ही आप देखना ये सब जो क्वेश्चंस बनते हैं, और वैसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को मैं इसमें समाहित करता हूँ। किसी भी एग्जामिनेशन का आप प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए ये करंट अफेयर जो है उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को। ओके, इतना पे रोक देंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।